हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में एक्सप्लेन किए थे। आइए इस वीडियो में आपको विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें एनसीईआरटी पेज नंबर 130, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। क्या कह रहा है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत? ध्यान दें, यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। यह जो सिद्धांत है यह विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। प्राचीन सिद्धांत जो कि उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत कहलाता था के अनुसार गैसीय प्रावस्था या विलयन में अभिक्रियक ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। जो पीछे आपको हमने सिद्धांत बताया उसमें यह बताया गया था कि उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत में कि जो गैसीय प्रावस्था या विलयन में अभिकारक जो होते हैं वह ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। पृष्ठ पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। पृष्ठ पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः अधिशोषण की ऊष्मा अभिक्रिया की दर बढ़ाने में प्रयुक्त हो जाती है। तो प्राचीन सिद्धांत जो कि उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत कहलाता है, इसके अनुसार गैसीय प्रावस्था या विलयन में अभिक्रियक ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। पृष्ठ पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः अधिशोषण की ऊष्मा अभिक्रिया की दर बढ़ाने में प्रयुक्त हो जाती है। ठीक है, यह सिद्धांत आपको पीछे पढ़ाए थे। उत्प्रेरण क्रिया को मध्यवर्ती यौगिक के बनने के पदों में वर्णित किया जा सकता है। उत्प्रेरण क्रिया को मध्यवर्ती यौगिक बनने के पदों में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, जो आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत है वह मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत और प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत का संयोजन है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला के तैयार किया गया है। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत और प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत का संयोजन है। उत्प्रेरण क्रिया उत्प्रेरक की सतह पर केंद्रित होती है। जो उत्प्रेरण क्रिया है वह उत्प्रेरक की सतह पर केंद्रित होती है। और यह जो आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत है इसको 5 पद में सम्मिलित किया गया है। इसकी क्रियाविधि में कितने पद हैं? 5 पद होते हैं। तो आइए देखते हैं 5 पद क्या है। पहले होता है नंबर 1, उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियकों का विसरण। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का क्या होगा? विसरण होगा। उसके बाद नंबर 2, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियक अणुओं का अधिशोषण। उसके बाद एक मध्यवर्ती निर्माण द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का होना। तीसरे स्टेप में एक मध्यवर्ती बनेगा, एक मध्यवर्ती निर्माण द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का होना। नंबर 4, उत्प्रेरक सतह से अभिक्रिया उत्पादों का विशोषण होने के बाद सतह का दोबारा अधिक अभिक्रिया होने के लिए उपलब्ध कराना। उत्प्रेरक सतह से अभिक्रिया उत्पादों का विशोषण होने के बाद सतह का दोबारा अधिक अभिक्रिया होने के लिए उपलब्ध कराना। नंबर 5, अभिक्रिया उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण। अभिक्रिया उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण। तो यह 5 पद हैं, 5 स्टेप हैं जो अधिशोषण के आधुनिक सिद्धांत में आते हैं। तो अधिशोषण का आधुनिक सिद्धांत जो है वह मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत और प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले ध्यान से समझें, यहाँ देखें, यह एक उत्प्रेरक है जिसकी सतह पर यह मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक पृष्ठ, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके सरफेस पर मुक्त संयोजकताएं फ्री वैलेंसी पाई जाती है, जैसा कि इसके स्थूल में नहीं होता है। ठीक है, यह जो मुक्त संयोजकताएं हैं यह रासायनिक आकर्षण बलों के लिए स्थान उपलब्ध कराती हैं।
यह मुक्त संयोजकताएं क्या करती हैं? रासायनिक आकर्षण बलों के लिए स्थान उपलब्ध कराती हैं। ठीक है। जब भी कोई गैस, ठीक है, ऐसी सतह के संपर्क में आता है तो इसके अणु जो हैं शिथिल रासायनिक संयोजन के कारण इससे बंध जाते हैं। गैस के अणु जो हैं वह शिथिल रासायनिक संयोजन के कारण इससे क्या हो जाएंगे? बंध जाएंगे, इससे जुड़ जाएंगे। यदि अलग अलग प्रकार के अणु एक दूसरे के पास, अलग अलग प्रकार के अणु एक दूसरे के पास जुड़ जाएं, ठीक है, तो वह आपस में अभिक्रिया करने लगते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं। ठीक है। और एक नए अणु बनाते हैं, और जब नया अणु बन जाता है तो फिर वह वहाँ से अलग हो जाते हैं, बनने के बाद सतह को छोड़कर वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह एक मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक पृष्ठ है और एक अभिकारी अणु है जो अलग अलग तरह के हैं। ईंधन भी, यह अभिक्रिया करने वाले अणु हैं और यह आपका उत्प्रेरक है। तो यह अभिक्रिया करने वाले अणु इस उत्प्रेरक पृष्ठ के मुक्त संयोजकता से आकर जुड़ जाएंगे। तो पहले क्या होगा? अभिकारी अणुओं का अधिशोषण हो जाएगा। ध्यान से देखें दूसरे स्टेप में, यह हो गया अभिकारी अणुओं का अधिशोषण। अब यह अभिकारी अणु यदि एक दूसरे के पास रहें, अधिशोषण हो, तो यह आपस में जुड़ जाएंगे। अभिकारिक अणुओं का अधिशोषण, अब अभिकारी अणुओं का अधिशोषण हुआ और यह आपस में बंध बना लिए, यह मध्यवर्ती बन गया, आपस में बंध बना लिए। ठीक, जब आपस में इनका बंध बन जाएगा तब क्या होगा? अब यह जो उत्पाद है उसका विशोषण हो जाएगा, यह अलग हो जाएगा। देखें, उत्पाद अणुओं का विशोषण, अब यह उत्पाद अणु जो है अलग हो गए, ये आपस में जुड़ चुके हैं, ए और बी, ये उत्पाद के रूप में अलग हो गए और उत्प्रेरक अलग हो गया। तो इस तरह से उत्प्रेरक के संगठन और द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं हुई। जैसा उत्प्रेरक का संगठन और द्रव्यमान था ठीक वैसा ही है। अभिकारिक अणु इससे आके मुक्त संयोजकता पर जुड़े, यदि एक दूसरे के नज़दीक थे हुए तो आपस में वो बंध बना लिए, उत्पाद में चेंज हो गए और उसके बाद उनका विशोषण हो गया, वह उत्प्रेरक से अलग हो गए। ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि यह कितने स्टेप में होता है? 5 स्टेप में। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण, यह उत्प्रेरक है, इसकी सतह पर अभिकारकों का पहले विसरण होगा। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण हो जाएगा, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण होगा। एक मध्यवर्ती निर्माण द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का होना, मध्यवर्ती बन गया। उत्प्रेरक सतह से उत्पादों का विशोषण होने के बाद सतह दोबारा अभिक्रिया होने के लिए उपलब्ध कराना। अभिक्रिया उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण। ठीक है। तो यह कैसे हुआ है? तो इसका कैसे हुआ है? क्योंकि उत्प्रेरक की सतह पे क्या है? मुक्त संयोजकताएं हैं, उसको ध्यान से समझें। उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। उत्प्रेरक की सतह पर क्या होती हैं? मुक्त संयोजकताएं होती हैं, जैसा स्थूल के आंतरिक भाग में नहीं है। यह मुक्त संयोजकताएं केवल सतह पे होती हैं, उसके अंदर नहीं होती हैं। यह संयोजकताएं रासायनिक आकर्षण बलों के लिए स्थान उपलब्ध कराती हैं। ये जो मुक्त संयोजकताएं हैं यह रासायनिक आकर्षण बलों के लिए स्थान उपलब्ध करवाती हैं। जब कोई गैस एक ऐसी सतह के संपर्क में आती है तो इसके अणु शिथिल रासायनिक संयोजन के कारण वहाँ पर बंध जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। यदि अलग प्रकार के अणु पास पास अधिशोषित हो जाएं तो एक दूसरे से अभिक्रिया कर सकते हैं, जिससे नए अणु बन जाते हैं। ठीक है। यदि अलग अलग प्रकार के अणु पास पास अधिशोषित हो जाएं तो एक दूसरे से अभिक्रिया कर सकते हैं और नए अणु बन जाते हैं। इस प्रकार बने अणु सतह को नए अभिकारक अणुओं के लिए छोड़ते हुए वाष्पीकृत हो जाते हैं।
जब बन जाएंगे तो फिर वो अणु क्या होंगे, वहां से वाष्पीकृत हो जाएंगे और फिर उसके जगह पे नए अभिकारक अणु आके जुड़ेंगे। ठीक है, यह सिद्धांत समझाता है कि अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक का द्रव्यमान और रासायनिक संगठन क्यों अपरिवर्तित रहता है तथा यह कम मात्रा में भी कैसे प्रभावी होता है। ठीक है, इस सिद्धांत से आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है उत्प्रेरक का द्रव्यमान और रासायनिक संगठन नहीं बदलता है और कैसे उत्प्रेरक जो है कम मात्रा में भी प्रभावी होता है। तथापि यह उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की क्रिया को स्पष्ट नहीं करता है। यह जो है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की क्रिया के बारे में यह सिद्धांत जो है एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप पढ़ेंगे ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। ओके, थैंक यू।